नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुप्त वंश में कौन-कौन से राजा हुए, या सम्राट हुए, राजनीतिक स्थिति क्या थी गुप्त काल में या गुप्त वंश के समय में, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी गुप्त वंश के समय में या गुप्त काल के समय में, धार्मिक स्थिति कैसी थी गुप्त गुप्त काल में, भाषा और साहित्य में क्या विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ गुप्त काल में, और कला एवं स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे या जानेंगे कि गुप्त वंश में कला किस तरह से फली फूली, किस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी आगे गई, किस तरह से भाषा साहित्य आगे गए आदि। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं गुप्त वंश। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव जो है वो तीसरी शताब्दी के अंत में या प्रयाग के करीब कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रयाग में या इलाहाबाद में हुआ। अच्छा, इसका पहला संस्थापक जो था गुप्त वंश का वो श्रीगुप्त कहा गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, या ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, वह कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख है, बिलसड़ स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। इन सभी में श्रीगुप्त को संस्थापक माना गया है गुप्त वंश का। घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी या पुत्र था। उसको श्रीगुप्त के बाद में वह शासक बना या राजा बना। और जो गुप्त साम्राज्य की नींव डाली उसको हम अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। 319 से लेकर 334 तक ईस्वी में इसने शासन किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसे से महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, ये जो श्रीगुप्त है या घटोत्कच है, इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। महाराजा कभी वैसे पूछा नहीं जाता है। प्रारंभ तो है चंद्रगुप्त प्रथम से ही माना जाता है गुप्त वंश का। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है इसने धारण करी थी। लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उससे विवाह किया था, और इस उपलक्ष्य में वे लिच्छवी प्रकार के या राजा रानी प्रकार के या विवाह प्रकार की मुद्राएं चलाई थीं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिंहासन रोहण के वर्ष 320 ईस्वी से गुप्त संवत चलाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था या सम्राट था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो गुप्त शासकों में या गुप्त सम्राटों में पहला गुप्त सम्राट था। वैसे अगर देखा जाए तो हिंद यवन ने, कुषाणों ने, जो मौर्योत्तर काल है में आते हैं, सोने के सिक्के का चलन जो है वहीं से प्रारंभ हो गया था। लेकिन पहला गुप्त शासक जो सम्राट जो था वो जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अब आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। 335 से 380 ईसा ईस्वी में तक इसने जो है शासन किया। इसकी उपाधि पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक थी। ठीक है, अब ज़्यादातर जो है महाराजा धीराज जो है भी उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने जो है महाराजा धीराज उपाधि धारण नहीं की थी समुद्रगुप्त ने। क्या उपाधि धारण की थी? पराक्रमांक और व्याघ्र पराक्रमांक या अप्रतिरथ। अब समुद्रगुप्त ने स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति का एक्चुअली ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको जो है हरिसेन ने लिखा। ठीक है, तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के समय में जो है अधिकारी था। तो लिच्छवी दोहित प्रकार की मुद्राएं चलाई इसने, और लिच्छवी दोहित्र भी इसको कहा गया समुद्रगुप्त को। बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों और वीरता तथा युद्ध कौशल के लिए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूँ भारत का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, जो मुगल काल में मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय में भारत आया था। ठीक है, तो वो जब हम लोग मध्यकालीन भारत स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, इसको याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त को महान संगीतज्ञ भी बताया गया है।
ऐसा भी जाना गया है कि वीणा, ये जो है वीणा बजाता था समुद्रगुप्त। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक चीनी स्रोत के अनुसार, अब ये चीनी स्रोत कौन सा स्रोत है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये पता लगता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जो है, या मेघवर्ण ने बोध गया में एक विहार तथा अतिथि गृह बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास राजदूत भेजा था। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, विहार और अतिथि गृह बनाने की अनुमति प्रदान की थी। समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया तथा सोने के अश्वमेध प्रकार के सिक्के जो है वो चलाए थे, जारी किए थे। नेक्स्ट आता है पॉइंट, समुद्रगुप्त शास्त्रों में भी पारंगत था, उसे कविराज भी कहा गया है, याद रखिएगा कविराज। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य जिसकी उपाधि थी। ये 380 से 412 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है। गुप्त वंश का जो तीसरा शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम से अगर हम गिने। उपाधि इसकी थी देवराज, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने नाग राजकुमारी जो थी कुबेर नागा से विवाह किया था, जिससे उसकी प्रभावती गुप्ता नाम की एक कन्या या पुत्री का जन्म हुआ था। और प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अभी हमने पिछली क्लास में जब मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस किया था तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के बारे में बताया था, तो वहाँ पर भी ये पॉइंट जो है डिस्कस किया गया था पिछली क्लास में। आप लोग वो मौर्योत्तर काल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्योपरांत प्रभावती गुप्ता ने अपने दो अवयस्क चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता शकों पर उसकी विजय थी। ठीक है, प्रभावती गुप्ता ने जो है अपने दो अवयस्क पुत्रों को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता शकों पर विजय थी। तो शकों पर उसकी जो विजय थी उसके पश्चात उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन किया था या विजय थी के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शक विजय के स्मृति में चांदी के कालांकित सिक्के जारी किए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दक्षिण में दिल्ली महरौली के एक लौह स्तंभ है। ठीक है, जो मूलतः विष्णु मंदिर या कुतुब मीनार के पास है स्थापित था। उसमें वर्णित चंद्र नामक राजा की पहचान किससे करी गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय से करी गई है। तो बोला गया है कि ये जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, इसमें आज तक भी जंग नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो उससे की जाती है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है उसने भारत की यात्रा की थी। 399 से 414 तक ये जो है भारत में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो जो परम भागवत की उपाधि धारण की थी इसको याद रखिएगा, ये लौह स्तंभ के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अब ये नवरत्न कौन कौन थे, तो दो जगह हमको को पूरी हिस्ट्री में नवरत्न की बात आती है। एक तो नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, और एक जो नवरत्न थे वो अकबर के नवरत्न थे। तो नवरत्न इसके कौन कौन से थे, तो सबसे पहला नाम जो आता है कालिदास का आता है, धन्वंतरी का आता है, छपड़क का आता है, अमर सिंह थे, बेताल भट्ट, तंकु, घटकपरी, ठीक है, या घटपर्णी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, वराह मिहिर और वररुचि। तो ये नौ जो थे ये रत्न थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो है ये सिक्के चलाए गए थे। सोने के सिक्कों को जो है दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ये होल पीरियड में जो गुप्तकालीन मुद्राएं अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दीनार और रूपक यही दोनों सिक्के जो थे मेनली थे। ठीक है, अब आते हैं कुमारगुप्त प्रथम 415 से
454 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी उपाधि देखिए महेंद्रादित्य थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक राजा है कुमारगुप्त प्रथम, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी गुप्त काल में। हैनसांग की बात आती है। हैनसांग जो था हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत आया, और भारत आने के बाद उसने उस समय की जो है अपनी पुस्तक लिखी, ठीक है, और उसमें जो है गुप्त काल के इतिहास का भी वर्णन किया। तो उसका उल्लेख मिलता है कि हैनसांग ने उसको शक्रादित्य कहा है, इसको कुमारगुप्त प्रथम को। मंदसौर अभिलेख ये कुमारगुप्त का प्रथम का अभिषेक है। तो कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करता है ये, ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जो है चलाई थी, ठीक है। मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त के ही काल में हुआ। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि कुमारगुप्त ने तभी ज़्यादातर गुप्त शासक जो है वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये दोनों धर्म जो थे बहुत फले फूले। अभी जब हम धार्मिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें आएंगे, तो उसमें पाते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने जो है ना तो वैष्णव धर्म माना ना तो शैव धर्म माना। किसकी पूजा करता था ये? कार्तिकेय की पूजा करता था कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई है, ठीक है। महेंद्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वारोही प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, कार्तिकेय प्रकार और गजारोही प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया था, ठीक है। उसके समय में थी ये मुद्राएं, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग जानिएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक जो है ये शासन करता है स्कंदगुप्त, और इसकी उपाधि होती है क्रमादित्य। तो वंशावली एवं स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था, ठीक है, अंतिम महान सम्राट था। इसके बाद कोई महान सम्राट नहीं हुआ। और मिलते हैं कुमारगुप्त तक जाते हैं, और उसके बाद में भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, भानुगुप्त को भी मिलता है। फिर आगे आता है कि विष्णुगुप्त जो था इसका अंतिम शासक था गुप्त वंश का, तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है हैं। परंतु अगर हम ओवरऑल देखें तो स्कंदगुप्त के बाद में ऐसा कोई महान शासक नहीं हुआ जिसने गुप्त वंश को जो है और अच्छी तरह जो है चलाया हो। तो लगभग 460 ईस्वी के आसपास हूण आक्रमण हुए थे। तो ये हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जाता है, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को करारी मार दी थी, और फलस्वरूप उन्होंने लगभग आधी सदी तक पुनः गुप्त साम्राज्य को नहीं छेड़ा था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है। उसके गिरनार के पुरपति जो थे चक्रपालित। अब ये डिस्कस कर दिया है हमने पॉइंट पिछली बार भी, जब सुदर्शन झील के बारे में मौर्य काल में डिस्कस किया था, कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है स्कंदगुप्त ने करवाया था, यानी मेंटेनेंस, ठीक है, कराए जाने का भी उल्लेख करता है। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मंदिर भी स्थापित किया था, ठीक है। और ये कौन था? पुरपति, यानी किसी एक जिले का मालिक। फिर नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, और अंततः अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त के शासनकाल 550 ईस्वी के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य जो था उसका अंतिम शासक जो था कौन था? विष्णुगुप्त। और प्रथम शासक की जो मेनली बात आती है वो चंद्रगुप्त प्रथम को आप ही मानिए, ठीक है। श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम जरूर मिलता है, परंतु उसको जो है आप लोग नहीं मानिए। साम्राज्य की नींव जो है इसी ने डाली थी। और घटोत्कच और जो श्रीगुप्त थे, ये इन लोगों ने एक गुप्त वंश का स्टार्टिंग तो किया था, लेकिन यहाँ पे ये पूर्णतः साम्राज्य स्थापित नहीं की थी, ठीक है। तो अब आते हैं गुप्तों का प्रशासन, मतलब गुप्त काल में कैसा प्रशासन था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुप्त काल में राजा की दैवी उत्पत्ति में आस्था रखने का पर राजतंत्र प्रचलित था। अब इस पे राजा जो था वो दैवी उत्पत्ति से माना जाने लगा था, ठीक है। गुप्त राजा ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने गौरवपूर्ण उपाधियां जैसे परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक ऐसी उपाधि धारण की थी, ठीक है।
और गुप्तकालीन नौकरशाहों को सामूहिक नाम क्या नाम दिया जाता था? अमात्य नाम दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ध्रुवाधिकरण, इसको भूमि कर वसूल करने वाला, जैसे उसका प्रमुख था। अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रमुख था। पुस्तपाल, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला था। ठीक है। महाबालाधिकृत, ये सेनापति था। दंडपाशिक, ये सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। चोरोद्धरणिक, ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। कुमारामात्य, उच्च पदस्थ अधिकारियों का समूह था। बेसिकली कुमारामात्य जो है ये आज के ज़माने में एक जिले का जो मालिक जैसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसी तरीके से कुमारामात्य उस समय बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रांतों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रांतों को देश या अवनी या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है। अब आ जाते हैं आर्थिक स्थिति में। तो भूमिदान राजा का कर्तव्य समझा जाता था गुप्त काल में। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। ठीक है। पहले ये क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय। और उसके बाद अग्रहार कहलाने लगी थी किसमें? गुप्त काल में। इस दान को प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक और शैक्षणिक था। ठीक है। इस दान का प्राथमिक उद्देश्य भूमि खरीदने या दान में दिए जाने पर भूमि की सीमा रेखा नाप स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुप्त शासकों ने भूमि की उचित जानकारी एवं नाप के लिए एक स्थायी विभाग बनाया था। ठीक है। नाप के लिए भूमि की और उचित जानकारी के लिए यह विभाग भू राजस्व भी एकत्र करता था। ठीक है। और भूमि कर को क्या कहते थे? भाग कहते थे या अथवा उर्दंग कहते थे। ठीक है। गुप्त काल में देवमात्रक कौन सी भूमि बोली जाती थी? जिसमें सिंचाई हेतु वर्षा जल पर निर्भर भूमि होती थी। अलग अलग कर देंगे, अगर देव मात्रक का संधि विच्छेद कर देंगे तो देव प्लस मात्रक हो जाएगा, यानी देव पर निर्भर थी। ठीक है। और देव पर निर्भर थी इसलिए सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थी। ठीक है। अदेव मात्रक वो थी जो सिंचाई के लिए भूमि वर्षा जल पर निर्भर नहीं थी। इसका मतलब है अदेव मात्रक भूमि वो रही होगी जिसके आसपास जो है नदी या कोई ना कोई नहर होती होगी। ठीक है। अब गुप्त काल में भूमि कर क्या कहलाता था? उर्दंग कहलाता था। ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया, भाग कहलाता था। ठीक है। जो उपज का 1/6 भाग होता है। मौर्य काल में भी हम पाते हैं कि जो उपज का 1/6 भाग ही लिया जाता था। ठीक है। कर अदायगी नगद या हिरण्य के रूप में होती थी। ठीक है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है। किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी थी। अब इसमें कॉमर्शियल टैक्स घट गए थे, लेकिन जो भूमि संबंधी जो कर थे वो ज़्यादा हो गए थे। ठीक है। लैंड टैक्स ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कराधान का भार कम था। नंबर ऑफ टैक्सेस इम्प्रूव हुए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जो वो टैक्सेस थे वो रिडक्शन था, उनका रेट रिड्यूस्ड होता था, कम पैसा देना पड़ता था। ठीक है। तो भोग क्या था? भोग जो है राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल और तरकारी आदि भेंट थी। पृष्टि जो थी वो बेगार यानी फोर्स्ड लेबर कही जाती थी। ठीक है। पृष्टि का जिक्र जो है मौर्य काल में भी थोड़ा बहुत आया है। फोर्स्ड लेबर मतलब पैसा देने से ज़्यादा काम लिया जाता था, कम पैसे में ज़्यादा काम। और जन सामान्य दैनिक जीवन का लेन देन वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तु विनिमय मतलब किसी को कोई दूसरी चीज़ दे दी, उसके बदले में कोई और चीज़ ले ली, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। ठीक है। बार्टर सिस्टम था। ठीक। नेक्स्ट आते हैं अब गुप्त काल में कृषि प्रणाली सुविकसित थी। ठीक है। कृषि प्रणाली बेहतर तथा अधिक कृषि उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते थे। और प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्रोद्योग था। और कौन उसके अलावा कौन कौन से उद्योग थे? ठीक है। हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, शिल्पकारी, जहाज निर्माण आदि। बनारस, मथुरा और कामरूप कपड़ा उत्पादन के बड़े केंद्र थे। अब कामरूप जो नाम आया है, कामरूप किसका नाम था? पुराना असम का, याद रखिएगा। ठीक है। तो असम जो था और बनारस जो था और मथुरा जो था, ये मेनली उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, कॉटन के लिए माने जाते थे। संपूर्ण गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में बहुत ही क्या हुआ? उन्नति हुई। ठीक है। इससे देश धनवान हुआ। अब आते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है। दोस्तों, सामाजिक स्थिति के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात, रिक्वेस्ट, कि अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में अगर
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोग के लिए भी ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो सामाजिक स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं गुप्त युग की। तो गुप्त युगीन समाज में 4 वर्गों के कार्यों में विभिन्नता आने लगी। अब जो 4 वर्गों का कार्य था वो अलग-अलग होने लगा था। जैसे लेख की गणना और आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक नए वर्ग कायस्थ का उदय हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य गुप्त काल में मिला है। अब ये कौन सा अभिलेख है, यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। ठीक है, ये याद रखिएगा, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में सची सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में बहुविवाह और बाल विवाह की प्रथाएं प्रारंभ हुई थी। जन सामान्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन उच्च वर्गों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्त्री को स्त्री धन के साथ ही अपनी अचल संपत्ति को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया। ठीक है, तो जो भी पैसा जो था वो स्त्री धन वो उसके पास रहता था और वही जो है उसको उसका उपभोग करती थी, वही जो है उसको बेच भी सकती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में देवदासियों के नृत्य गायन की का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये महाकाल मंदिर में जो कालिदास ने इसको जो है इसका वर्णन किया है या उल्लेख किया है, इसको आप लोग जरूर जानें। अब विधवाओं की स्थिति जो थी वो शोचनीय थी। उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत और नियम आदि का विधान किया गया। समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन कैसा था इसके बारे में डिस्कस करेंगे गुप्त समय में। तो गुप्त युग में धार्मिक सहिष्णुता का काल था। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी सर्वधर्म संभाव। सभी जो धर्म थे वो उनको इज्जत की निगाहों से देखा जाता था, सभी धार्मिक लोगों को। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के धर्म की इज्जत, मतलब बहुत ही इज्जत की जाती थी, एक दूसरे के धर्म को जो है मान्यता दी जाती थी। ठीक है, इस युग में एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न धार्मिक मतों का पालन कर सकते थे। ठीक है, तो यही थी सहिष्णुता। और गुप्त युग में हिंदू धर्म का अत्यधिक जो हुआ विकास हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों वैष्णव और शैव का विकास गुप्त युग में ही हुआ। गुप्त युग में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। ज़्यादातर वैष्णव धर्म को अपनाने वाले राजा थे। ठीक है, अनेक गुप्त राजाओं का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव ही था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुप्त युग में विष्णु के अवतारों की पूजा करी जाती थी। ठीक है, विष्णु का सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा माना गया था गुप्त काल में? ये कृष्ण था, माना गए थे। ठीक है, तो गुप्त युग में वैष्णव धर्म की एक विशेषता विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी या श्री की परिकल्पना भी थी। कुमार गुप्त प्रथम कार्तिकेय का उपासक था। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था। गुप्त काल में लिखे गए वायु पुराण और मत्स्य पुराण में शिव महिमा तथा पूजा का विस्तृत वर्णन होता है, आता है। गुप्त युग में दुर्गा काली पार्वती को शक्ति का पर्याय माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, गुप्त युगीन भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य में भी गुप्त युग में बहुत ही जो है इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है ना। भाषा मेनली जो थी गुप्त के टाइम की वो संस्कृत थी। ठीक है, और साहित्य में भी चूंकि कालिदास जो थे वो गुप्त कालीन के समय में ही थे, तो काव्य नाटक और गद्य लेखन में सर्वोत्तम पुस्तकों की रचना की थी कालिदास ने। जैसे मेघदूत, भृगुवंश और कुमार संभव, ये काव्य रचनाएं हैं। ठीक है इनकी। और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षी और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों जो हैं ये नाटक हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की सर्वोत्तम 100 साहित्यिक कृतियों में सम्मिलित है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका यूरोपी भाषा में अनुवाद किया गया, इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया। ये पहली रचना है। ठीक है ना। और अब तो देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है ये अभिज्ञान शाकुंतलम।
नेक्स्ट आते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटककार भास, शूद्रक, कालिदास, भावभूति और विशाख दत्त थे। अब जैसे शूद्रक ने कौन सी किताब लिखी? मृच्छकटिकम लिखी। गुप्तकालीन नाटककार एवं उनकी प्रमुख रचनाओं में देखते हैं, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, कालिदास ने तमाम पुस्तकें लिखी, उसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ही हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली स्लाइड में हमने किया था। भावभूति ने मालती माधव लिखी थी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है ना। और भारवी ने किरातार्जुन लिखी थी, ठीक है। गुप्त युग में पाणिनि की अष्टाध्यायी और पातंजलि में महाभाष्य जो था वो उसके संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? पातंजलि का महाभाष्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना करी थी। अब अमरकोश क्या है? अमरकोश जो है संस्कृत की डिक्शनरी है, ये याद रखिएगा, तो इसकी रचना करी थी। फिर आते हैं नेक्स्ट, गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब गुप्त युग में खगोल विज्ञान, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी था। अब गुप्त युग में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने क्या? आर्यभट्टीय आर्यभट्टियम नामक गणित ग्रंथ लिखा था। 499 में आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 के बराबर बताया था, ठीक है। गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और एक कौन से थे? ब्रह्मगुप्त। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में थे 628 ईस्वी में, तो उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत या 665 ईस्वी में खंड खाद्य नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्ट ने जो है वो ग्रेविटेशनल रूल भी दिया था, ठीक है, कहते हैं गैलीलियो से पहले दिया था, ठीक है ना। प्रख्यात चिकित्सक धन्वंतरि भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था, अभी रिसेंटली डिस्कस किया था इसको, ठीक है। चरक किसके समय में था? मैंने अभी डिस्कस किया था पिछली क्लास में, मौर्योत्तर काल में। तो चरक जो थे वो किसके टाइम पे थे? कनिष्क के, ठीक है। नागार्जुन भी कनिष्क के टाइम पे थे, ऐशोघोष भी कनिष्क के टाइम पे थे, वसुमित्र थे। खैर, तो अब गुप्तकालीन कला और स्थापत्य के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जो है ये जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश में है। भूमरा यानी नागोद यानी जिला सतना मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर है भूमरा का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश, ललितपुर झांसी के पास। भीतरगांव ये कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश में कृष्ण मंदिर है। ये चार मंदिर जो हैं, ये चारों ये हमारे जो हैं गुप्त युगीन मंदिर ही हैं, ठीक है। ईंटों के बना हुआ जो मंदिर है वो भीतरगांव में है, प्योरली ईंट का बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं उदयगिरी में 400 ईस्वी के लगभग जो है वराह अवतार की मूर्ति उत्कीर्ण की गई थी, जिसका शरीर मानव का और मुख वराह का था। अजंता की गुफाएं संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन हैं। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये तीनों जो हैं मूर्तिकाल कला के प्रसिद्ध केंद्र थे, मूर्ति कला के। और गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता नहीं है, बल्कि मोटे उत्तरीय वस्त्र का प्रदर्शन है, ठीक है। गुप्त काल को मूर्ति कला का गौरव काल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस काल में आध्यात्मिकता, आदर्शवाद एवं कला का सर्वोत्तम सम्मिश्रण हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने गुप्त काल के बारे में पूरा डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है, पीसीएस लेवल का भी होता है, तो भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के बाद में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग, थैंक यू, और आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है इसको जीएस तैयारी जो है इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियोस जो भी अपलोड हो रहे हैं उनको देखते रहिए, ठीक है ना। एक ख़ास बात और है कि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि मैं जो है 2 से 3 दिन के बीच में एक वीडियो डाल रहा हूँ। धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी में बढ़ाऊँगा, हो सकता है मैं एक वीडियो से ज़्यादा 2-3 वीडियो जो है एक ही दिन में डाल दूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने आपको बोल रखा है कि करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करनी है रिसेंटली, जो है आप उसको देखेंगे। इस पर जो है किस तरीके करंट अफेयर्स देना है इस पर मैं थोड़ा सा अभी सोच रहा हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा एक जीएस तैयारी ऐप है, ठीक है। इस ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा,
वेबसाइट है जीएस तैयारी, ठीक है। यूट्यूब चैनल हो गया जिसमें हमने अभी एक क्लास ली है। टेलीग्राम चैनल हो गया, इन सब को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो है ये सीरीज़ हमारी जो है ये प्राचीन भारत की चल रही है। ठीक है, तो इसमें अब गुप्तोत्तर काल में रह गया है हमारा हर्षवर्धन का काल, हम देखेंगे पुष्यभूति वंश। उसके बाद जो है हम पाएंगे कि उत्तर में, उत्तर भारत में कौन कौन से वंश हुए जो गुप्त के काल के बाद आए। ठीक है ना, तो जैसे कश्मीर में थे वंश, है ना, जो कल्लण ने राजतरंगिणी लिखी है, कश्मीर के वंश का वर्णन किया है, उत्पल वंश, कारकोट वंश, ठीक है ना, तो लोहार वंश, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिसोदिया वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, राजपूतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नॉर्दर्न इंडिया के जो भी गुप्तोत्तर काल के स्टेट्स थे उनके बारे में, जो भी साम्राज्य थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद में चोल वंश के बीच लिए एक अलग से क्लास का वीडियो मैं बनाऊंगा, और साथ में जो है दक्षिण भारत के जो पल्लव थे, ठीक है, पल्लव के बाद ये जो हमारे चालुक्य वंश था, तो इन सब को लेकर भी एक वीडियो, 2-3 वीडियो और बनेंगे, जिसके बाद में आपकी ये प्राचीन भारत खत्म हो जाएगी। तो प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, अदर एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, वो सब कंसीडर किए जाएंगे। उन सबको जो है मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोग के जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी आप जैसा समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए कि मैं ये क्लास कैसे, किस तरीके से ले रहा हूँ, क्या आपको इसका, इसके बारे में कैसा महसूस होता है, इस क्लास के बारे में, इसमें और जानकारी दी जानी चाहिए क्या, और लगता है आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगता है वो भी आप बताइए। वो भी सब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही कुछ लिखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो ज़रूर उसको मार्क करिए। खराब है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं कोई चीज़ जो है छूट गई है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये चैनल इम्प्रूव होगा, ग्रो करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी कमियां हैं वो आप लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।